CAPF AC 2021 के जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें इंटरव्यू देना है, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो इंटरव्यू का जिनको इंतजार है, ये जो है उनके लिए है। SRT जो सिचुएशन रिस्पांस टेस्ट कर सकते हो, ओके, या ये आप सिचुएशन रिस्पांस टेस्ट या फिर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी कहते हैं इसको। सिचुएशन रिस्पांस टेस्ट या सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये क्वेश्चन सब कैंडिडेट से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट से इस पर एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप एसआरटी देखो, एसआरटी क्या है? कुछ सिचुएशंस आपको दिए हुए हैं, कुछ कंडीशंस आपको दिए हुए हैं, और उसके स्थिति में, उस स्थिति में आप क्या करोगे, दैट्स मीन ये एक डायलेमा है। डायलेमा क्या है कि आपके पास कई ऑप्शन हैं, लेकिन हर ऑप्शन के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, और कहीं ना कहीं जो कुछ ऑप्शन हैं उसमें अनइथिकल चीजें हैं, अनइथिकल बिहेवियर है। समटाइम लार्जर इंटरेस्ट में चीजों को करने के लिए आपको कुछ चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ती है जो एक्चुअली नहीं होना चाहिए। वो हम लॉ में कहते हैं ना कि भले बहुत सारे जो अपराधी हैं, अपराध करने वाले हैं, गलत करने वाले हैं, वो छूट जाएं, लेकिन एक जो इनोसेंट है, एक जो निर्दोष है, एक जो निरपराध है, उसको पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। सेम सिचुएशन यहां है। आप किसी ऑपरेशन में जा रहे हो, आप एज असिस्टेंट कमांडेंट अपने एरिया में पोस्टेड हो, आपके पास कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां आपको क्विक एक्शन लेना होता है। समटाइम उस क्विक एक्शन लेने के चक्कर में कुछ गलतियां हो जाती है, इसमें यही कंडीशन दिया जाएगा। और ये डायलेमा सिर्फ आपके पास नहीं है। डायलेमा, आप हिस्टोरिकल चीजों को पढ़ो, हिस्टोरिकल घटनाओं को देखो, तो ये एक डायलेमा ही है कि उस सिचुएशन में आप किस ढंग से रिएक्ट करोगे। हो सकता है आपकी जब एनालिसिस की जाए तो उस एनालिसिस में आप गलत पाए जाओ, क्योंकि हर आदमी जो है उस कंटेक्स्ट में चीजों को कंप्लीटली नहीं देख पाता है जिस कंडीशन में आप थे। फॉर एग्जाम्पल, आप दंतेवाड़ा में पोस्टेड हो, आप गढ़चिरौली में पोस्टेड हो, आप नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में पोस्टेड हो, मणिपुर में पोस्टेड हो, जहां लाइफ बहुत बुरी स्थिति में है। कुछ कंडीशन में आप एज ए फोर्स के कमांडर हो तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आती है, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, तो लोग सोचते हैं कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है तो इससे थोड़ा भी डेविएट नहीं होना चाहिए। लेकिन सिचुएशन टोटली डिफरेंट होता है वहां। जब आप भी ह्यूमन बीइंग हो, आप पूरे के पूरे प्रोग्राम्ड मशीन नहीं हो कि उसी प्रोग्राम के अनुसार वर्क करेगा। कभी कभी मशीन भी एरर देता है, तो आप तो ह्यूमन बीइंग हो। आप कोई सिचुएशन आता है तो उस सिचुएशन में आपके पास बहुत टाइम नहीं होता है। जस्ट एक सिंपल एग्जांपल लो, कोई गर्म तवे पे आपका हाथ रख दिया जाए, तो क्या आप वो एनालाइज करोगे कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल कि अच्छा अच्छा ये जो क्यों एक्चुअल में गर्म लग रहा है? क्योंकि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल में 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता, और ये लोहे का जो तवा गर्म है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आप वो एनालिसिस नहीं करने लगोगे ना। आपका जो हाथ है वो रैंडम वहां से हट जाएगा, या बर्फ पर रख दिया जाए तो बर्फ पर शायद थोड़ा देर आप रखोगे, उसके बाद आप वहां से भी हटा लोगे। तो कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं, उसको अपने अनुसार वर्क करना है। लेकिन सिंस यहाँ आप इंटरव्यू में जा रहे हो, तो इंटरव्यू में आपको जो रूल्स होते हैं, जो एसओपी होते हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, उसके अनुसार जवाब देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल रिप्लाई डिफरेंट होता है, जो और एक जो थ्योरेटिकल रिप्लाई डिफरेंट होता है। तो आपको एक्चुअल में जो है, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसके अनुसार रिप्लाई देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के अनुसार नहीं कि इस ये में है। अब मान के चलो कि रियल में सम टाइम ऐसा सिचुएशन होता है, आप जब जाओगे फोर्स में तो ये चीजें फोर्स में भी देखोगे कि बीच बीच में क्यों ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड इट्सेट्रा का ये इशू आते रहता है। हो सकता है आप भी उस कंडीशन में हो तो कुछ ऐसा बिहेव कर सकते हो, लेकिन जो भी आपका रिप्लाई होगा वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप रेगुलर रूप में सुनते हो न्यूज़पेपर में और ये सारी चीज़ों में। आई रिमेम्बर कि जब मैं CIT सिलचर काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिस्ट स्कूल सिलचर में था,
तो वहाँ मुझे क्लासेस लेने होते थे। तो उन क्लासेस में समटाइम केस स्टडीज भी कुछ कुछ पढ़ाना होता था। तो फॉर्चुनेट ये हुआ कि कभी एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक केस स्टडी के बारे में डिस्कस कर रहा था। उसमें एम्बुश केस स्टडी एम्बुश पे बेस्ड था। एम्बुश का मतलब है कि घात लगाकर एक तरह से आप पर अटैक किया गया। जैसे आप जा रहे हैं तो किसी जो आपके इनमी है, एक तरह से इनमी इन द सेंस कि उस सेंस में हम स्ट्रिक्टली नहीं है, लेकिन आपके प्रति वो आप उसके प्रति शायद इनमिटी नहीं रखते हो, लेकिन आपके प्रति वो रखते हैं। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग आप ऐसा नहीं है ना कि उसके अगेंस्ट हो, लेकिन वो समझते हैं कि जो एज ए आप इंडियन यूनियन को प्रोटेक्ट कर रहे हो और वो आपको अपना एनिमी मानते हैं। तो सम टाइम क्या है कि एम्बुश घात लगा करके आप पर अटैक करते हैं, कि ऐसा होता है कि शायद उनको लगता है कि ये लोग आने वाले हैं, कुछ ग्रुप है वो जाने वाला है, और आप पर वो अटैक कर देते हैं। तो वही मैं एक केस स्टडी एम्बुश वाला पढ़ा रहा था। तो उसमें से एक फॉर्चुनेटली एक जवान था, तो बोला सर एक्चुअली उस इंसिडेंट में मैं भी था, लेकिन आप जो पूरे चीज को बता रहे हो एक्चुअली में वो नहीं हुआ था। वो पूरी चीज जो हुआ था शायद वो उसमें से कुछ लिंक मिसिंग है। मैंने बोला देखो, मैं तो उस घटना पे था नहीं। जो मुझे मिला है सो केस स्टडी जो फाइल में था, जो वहां सिस्टम में था, जो मुझे एक्सेसिबिलिटी जिस चीज की मिली, उस एक्सेसिबिलिटी उस फैक्ट उस डॉक्यूमेंट के आधार पे इस चीज को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स डिफरेंट होता है। लेकिन जब आप हमेशा कहीं भी रखो कि जब आप डिस्कस करते हो, जब आप बोर्ड में होते हो, तो आपको उन स्टैंडर्ड एसओपी पर के आधार पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है उसके आधार पे आपको रिप्लाई करना पड़ता है, उसके आधार पे आपको चीजों को बोलना पड़ता है। कि ऐसा आप नहीं है कि प्रैक्टिकल में हम ये करेंगे, प्रैक्टिकल में शायद आप हर पर्सन जो है डिफरेंट आइडियोलॉजी का होता है। जो मैं फॉर एग्जांपल जैसे कल प्राइवेट वाले वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेरे नज़र में या मेरे नज़र में ही नहीं और लोगों के नज़र में और जो भी हैं, जब मैं लंबे समय से उनका परफॉर्मेंस देख रहा हूँ तो लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और समटाइम क्या है कि इंटरव्यू उनका पर्सनालिटी टेस्ट है, इसमें बहुत ही खराब उनका मार्क्स आता है। जैसे मैंने एक स्टूडेंट का बताया आपको 75 मार्क्स, 75 मार्क्स उस कैंडिडेट के नजरिए से, उस कैंडिडेट के जो स्किल्स थे, जो पर्सनालिटी है, जो वो डिजर्व करते हैं, उसके अनुसार 75 बहुत कम है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट का मैंने दिखाया आपको कि 100 है। तो 100 मैं समझता हूँ कि जो 100 लाया, 101 लाया, उसके कंपैरिजन में 75 वाला बेटर कंडीशन में था, लेकिन 75 आया क्यों? क्योंकि समटाइम्स शायद आप कम्युनिकेशन के ड्यूरेशन में आपके पास विकल्प है वहां की चीजों को 25 मिनट्स में या 20 मिनट्स में किस ढंग से मोड़ सकते हो। हर वो चीज आपके पास नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें आपके पास होती है, कुछ अपॉर्चुनिटी वो देते हैं कि शायद आप इंटरव्यू को, आप अपना जो इंटरव्यू चल रहा है उसको लिटिल डायमेंशन को एक डायमेंशन में टिल्ट कर सकते हो। ओके, तो उसमें आपको चीजों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को रखना है। अब मैं डायलेमा की जो बात बता रहा हूं, तो वो डायलेमा क्या है, आज का न्यू नहीं है। इवन आप रामायण काल में देखो, तो रामायण काल में भी डायलेमा है, बहुत लोगों के पास है। आप बेस्ट एग्जांपल बाली का वध, बाली वध जो है वो एक तरह से क्या है कि डायलेमा ही है राम के लिए, कि राम क्षत्रिय हैं। राम वो कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अभी एक वो सम्मान के रूप में है, रघुकुल के प्रतिनिधि हैं, गॉड के इनकारनेशन माने जाते हैं। उसके बाद भी बाली को छुप करके मारना पड़ा। इसका कारण क्या है कि बाली के पास वो पावर था। कहा जाता है ऐसा, जो भी है डोंट टेक इट इट अदरवाइज, आप अपने बिलीफ फेथ के अनुसार विश्वास कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये आपका, मैं इस पर फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं एज ए ये बता रहा हूँ जो कुछ मेंशन है, जो कुछ कहानियों में, और ये उसके अनुसार आप मानना ना मानना ये आपकी बात है। कहा जाता है कि बाली के पास 60,000 एलिफेंट्स का बल था, कि 60,000 हाथियों का बल था। और उसके पास ये वरदान था कि जो भी उससे युद्ध करने आ रहा है, जो भी उससे फाइट करने आ रहा है, और जो भी उसकी आंखों में देख करके उसको फाइट कर रहा है, अब आप फाइट करोगे तो आंख में देखोगे उसको ये करके,
तो उसका आधा बल जो है बाली के पास चला जाता था। तो राम जानते थे कि यदि मैं सीधे सीधे उससे उस पर आक्रमण कर दिया, उससे युद्ध करने गया, तो उससे जीत नहीं पाऊंगा। अब उन्होंने सुग्रीव को प्रोमिस कर चुका था। फिर आप देखोगे कि बाली बोलता है, अ, उलाहना देता है राम को कि क्या इतने महान सूरवीर पराक्रमी बनते हो और छुप कर मारते हो, क्या यही तुम्हारी आर्यों की सभ्यता है, यही कल्चर है, यही वैल्यू है? तो फिर राम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो वो क्या है, राम के केस में एक लिटिल डायलेमा ही था। लेकिन राम ने क्या प्रेफरेंस दिया दो चीजों को, कि एक तो उन्होंने सुग्रीव को प्रोमिस कर दिया था कि मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलाऊंगा। अब सीधे सीधे क्षत्रिय धर्म तो ये कहता है कि रण में उसको ललकार करके मारना था। एक समय देखोगे कि रावण रावण जो है, वो राम रावण जब युद्ध होता है, तो रावण क्या है कि एक समय रावण के सारे अस्त्रों को काट देते हैं, और उस अस्त्रों को काटने के बाद रावण को छोड़ देते हैं। वही राम जो बाली को छुप करके मार सकते हैं और रावण को बोलते हैं जाओ आज तुम्हें छोड़ दिया, मैं निहत्थे शत्रु पे वार नहीं करता। तो क्या है, राम का भी डायलेमा है, डिफरेंट केस में डिफरेंट सिचुएशन है, कि वही राम वहां मर्यादा को दिखाते हैं। अब आप देखो, और बहुत सारे डायलेमा हैं। विभीषण के पास डायलेमा है। विभीषण के पास डायलेमा ये है कि वो अपने भाई को छोड़ करके और शत्रु के पास चला आ रहा है, एक तरह से राम की शरण में। तो डायलेमा विभीषण के पास भी है, लेकिन विभीषण ये सोचता है, वो देखता है कि धर्म राम के पास है, रावण ने गलत किया है, और रावण ने एक तरह से देश निकाला भी मुझे दे दिया है, भाई ने दे दिया है। कुंभकर्ण और रावण देखोगे, कुंभकर्ण बोलता है कि आपने गलत किया, साक्षात जगदम्बा को हरण करके ले आया, क्या आपकी मति मारी गई? क्या आपको किसी ने बताया नहीं? आपने गलत समय पे गलत काम किया। आज जिस प्रकार हमें जगा रहे हैं, उस प्रकार उसी समय जगाते तो मैं बताता कि बदला किस ढंग से लिया जाता है। नहीं, रावण बोलता है कि यदि तुम्हें सोना है तो सो जाओ। मैं रावण अपने आन के लिए जीना और मरना दोनों जानता है। तो यदि बोलता है रावण की यदि संशय है, कोई संदेह है, तो रणभूमि में, युद्ध भूमि में जाने का कोई फायदा नहीं है। तो कुंभकर्ण क्या बोलता है कि नहीं, मेरे लिए संशय नहीं है, मेरे लिए डायलेमा नहीं है। मैं क्या कर्तव्य, मेरा पथ, जो ड्यूटी मेरी है, जो मेरी ऑब्लिगेशंस है, वो मुझे पता है। बड़े भाई, छोटे भाई के होते हुए बड़े भाई को रणभूमि में जाना पड़े तो ये छोटे भाई के लिए शर्म की बात है, तो मैं जा रहा हूँ। आप टेंशन नहीं लो, मेरे लिए डाउट नहीं है, लेकिन मैं छोटा भाई हूं, और नीति के विरुद्ध आप काम कर रहे थे, तो ये बताना मेरा कर्तव्य भी था और मेरा अधिकार भी था। तो एक तरह से डायलेमा ही है। कुंभकर्ण एट द एंड ऑफ द डे जानता है कि रावण गलत है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को लेता है। सीता, अब लो, सेम राम के अवतार ही एक तरह से विष्णु के अवतार कृष्ण है। कृष्ण महाभारत में कहते हैं भीमसेन को, अर्जुन को, युधिष्ठिर को, कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लाखों सबों को कटवा नहीं सकते हो। द्रौपदी को भी यही बात बोलते हैं, सेम। और जो सीता है वो लक्ष्मी की अवतार है। सीता चाहती तो हनुमान के पास, हनुमान के साथ निकल जाती लंका से, जिस प्रकार रावण ने भी एक तरह से छल से उसे हर करके लाया था। और शायद सीता जो है वो हनुमान के साथ चली जाती तो शायद युद्ध होने से बच जाता। इतने सारे संहार हुए, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे डेथ जो है लंका के तरफ से हुए। बहुत सारे बानर वीर भी मारे गए, बहुत सारे लोग हताहत हुए, बहुत सारी महिलाएं विधवाएं हुई, और कुछ उसमें से अच्छे हैं वो भी हुई। तो ऐसा नहीं है, सीता के पास भी डायलेमा था, कि बोली, सीता बोलती है क्या कि सो मैं पर पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकती। जब रावण ने मुझे हर कर लाया तो वो मेरी व्यवस्था थी, इस समय मेरी व्यवस्था नहीं है, मैं इंतजार कर लूंगी, राम आएंगे और वो। महाभारत में भी सेम सिचुएशन देखो, इन नंबर ऑफ टाइम डायलेमा आता है। अर्जुन जो है वो जानता है कि जो भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह को, यानी कि जो गंगा पुत्र हैं, उनको हराना जो है, क्योंकि वो इच्छा मृत्यु उनके पास होती है कि जब वो चाहेंगे तभी उनका डेथ हो सकता है। तो वो बोलते हैं कि भाई इनको तो हरा नहीं सकते। तो अर्जुन को बोला जाता है कि ऐसा है, कृष्ण बोलते हैं कि शिखंडी को आप अपने रथ पे ले जाएं। शिखंडी को देखते हुए ही जो गंगा पुत्र हैं वो अपने धनुष बाण रख देंगे, और फिर उस समय तो उन्हें हराना मुश्किल नहीं है। और ये भीष्म भी जानते हैं कि मैं कौरवों की सेना का प्रधान सेनापति हूं, और मैंने जो विजय का जो आशीर्वाद जो है पांडवों को दे रखा है। अब जब तक मैं रणभूमि में हूं, जब तक मैं युद्ध कर रहा हूं, जब तक मेरे हाथ में धनुष है, तब तक तो मैं हार नहीं सकता हूं। जब तक मैं हारूंगा नहीं, एक तरह से जब तक मैं गिरूंगा नहीं,
तब तक पांडवों का विजय नहीं होगा। उनके पास भी डायलेमा है। वो चाहते तो ये विकल्प जो है शायद फर्स्ट डे ही बता दिए हुए होते कि ऐसा सिचुएशन है, या कृष्ण फर्स्ट डे ही। लेकिन हर के पास अपनी अपनी डायलेमा है। द्रोणाचार्य के साथ सेम सिचुएशन है। द्रोणाचार्य के पास को हराना अर्जुन के लिए बस की बात नहीं थी। तो कुछ जो है छल किया जाता है। युधिष्ठिर को झूठ बोलना पड़ता है। युधिष्ठिर को झूठ बोलना पड़ता है, तो वो युधिष्ठिर के लिए डायलेमा है कि अब मैं युद्ध जीतूं या झूठ बोलूं। बोलता है कि धर्म की रक्षा के लिए मैं ये पाप करने के लिए तैयार हूं, तो वो करते हैं। तो इतिहास में, हिस्ट्री में आप देखोगे तो हमेशा से ऐसी सिचुएशन रही है, ऐसी दुविधाएं रही है, ऐसे सिचुएशंस आए हैं। आपके पास ही नहीं, गॉड के पास भी आए हैं। और जो इन नंबर ऑफ आप अब एक जो मैंने अभी बताया रामायण और महाभारत में, इस वजह से कि इन चीजों का मैंने स्टडी किया, मैंने देखा, मैंने अपने लाइफ का बहुत टाइम रामायण और महाभारत को देखने में लगाया। इनफैक्ट कभी कभी जब हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में होते थे तो बैक टू बैक, जैसे समर वेकेशन है तो कुछ लोग, हम लोग जब कॉलेज में ही रुक जाते थे हॉस्टल में, अपने रूम पे, फ्लैट पे, तो इन नंबर ऑफ टाइम्स सारी चीजों को चलता था। तो वो एक तरह से देखा जाए तो लाइन वाइज चीजों को प्रॉपर तरीका से किया हूँ। तो बेसिकली मैं उसका एग्जांपल, आप इन नंबर ऑफ एग्जांपल दे सकते हो। आप इधर पंचतंत्र से दे सकते हो, आप हितोपदेश से दे सकते हो, आप अपने किसी कुरान से दे सकते हो, आप और भी जिस भी ग्रंथ में जिस भी है एग्जाम्पल दे सकते हो। आई एम नॉट रेस्ट्रिक्टिंग टू दैट, लेकिन जो मैंने स्टडी किया, जो मैंने देखा, जो मैंने पाया, वो उसके आधार पे ही ये मैं उस चीज को बोलता हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि हर समय में ह्यूमन बीइंग के पास डायलेमा आता है। अब जहां डायलेमा नहीं आता है, वहां आपका जो कर्तव्य का पथ है वहां क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल लो, बैटलफील्ड है। बैटलफील्ड में एक तरह से वो डायलेमा नहीं है। डायलेमा वहां, हाँ, वहां अलग तरीके का एक तरह से है कि वहां यदि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, अब उस न्यूक्लियर वेपन को यूज करना है या नहीं करना, वहां डायलेमा है। वहां भी है डायलेमा, लेकिन वहां अलग तरीके का है। जब इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स में लगे हुए हो तो अलग तरीके का डायलेमा है। अब हम इंडियन कंटेक्स्ट में आते हैं। आप एज असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो तो इंटरनल सिक्योरिटी में रहते हो। इंटरनल सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है। इंटरनल सिक्योरिटी एक्चुअल में देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का ही एक तरह से प्रॉब्लम है ना। जो मान लिया माओइस्ट हैं तो किसी स्टेट में हैं, लेकिन ये माओइस्ट का प्रॉब्लम ज्यादा इस वजह से है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का जो जिम्मेदारी है, वो हर स्टेट का अपना अलग अलग है। अब हर स्टेट का तो प्रॉपर दीवाल नहीं बना हुआ है। पहले के जमाने में मान के चलो कि कोई नगर होते थे तो उसमें एक तरह से दीवाल पूरे होते थे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे देखते हो ना, चाइना का दीवाल जैसे है। साइक्लोपियन वॉल है राजगीर में, जिसको कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में करने का ये प्रावधान किया जा रहा। और डिफरेंट जो कैपिटल सिटी देखते हो, जैसे आप विजयनगर एम्पायर और ये सब के बारे में पढ़ते हो, तो बहुत सारे जो नगर होते थे वो वॉल होते थे। अभी भी जैसे राजस्थान वगैरह में जाओ तो किले हैं, तो उसके में दीवार होते थे। तो किले के अंदर एटलीस्ट है कि प्रवेश करने के लिए किसी को मुश्किल। लेकिन जब आज के राज्य जो हैं इतने बड़े हैं और इतने डाइवर्स टाइप के ज्योग्राफी हैं कि हर स्टेट में दीवार तो नहीं लगाओगे, तब माओइस्ट हैं या जो भी मिसक्रिएंट्स हैं, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट इजिली चले जाते हैं। अब एक स्टेट की पुलिस जो है वो दूसरे स्टेट में नहीं जा सकती है। एक तरह से जा सकती है, लेकिन फिर उसके लिए लीगल आपको परमिशन लेना पड़ता है बहुत सारी। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने सपोज केरल में किसी ने क्राइम किया, बिहार का कोई आदमी है और वो क्राइम करके बिहार आ गया, तो केरल पुलिस यहाँ आएगी, वो लेकिन स्टेट पुलिस से, बिहार स्टेट पुलिस से कोऑर्डिनेट करेगी। उसके बाद वो उसके आधार पर वर्क करेगी। दिल्ली की पुलिस मुंबई जा सकती है, मुंबई की पुलिस दिल्ली जा सकती है, नागालैंड जा सकती है, या जहां भी जा सकती है। तो वो सारी चीजें ये होंगे। लेकिन अब एक स्टेट से डिफरेंट स्टेट चले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का वहां रोल आता है। ऑब्वियसली है, यूनियन की जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसकी जिम्मेदारी है प्रोटेक्ट करने की। अब आप बॉर्डर पे हो, आप युद्ध बैटलफील्ड में हो, तो वहां डायलेमा लिटिल लेसर होता है, बहुत कम होता है। एक तरह से कि जैसे आप फाइट हो रही है तो सामने जो भी वेपन लेकर के आ रहा है, इसका मतलब है वो हमारा स्वागत करने के लिए नहीं आ रहा है, वो फाइट करने के लिए आ रहा है, तो आप उससे ताबड़तोड़ गोली चला रहे हैं। लेकिन जब आप इंटरनल सिक्योरिटी में होते हो, जब आप इंटरनल होते हो,
सामान्य स्थिति में, जब वॉर की स्थिति है तो वहां पता है कि वॉर हो रहा है, टैंक आ रहा है, टैंक जा रहा है, उस टैंक से आप इनमी को किल कर रहे हो, इनमी आपके ऊपर फायर कर रहा है, उसमें से कोई भी किल होगा तो आपको उतना तकलीफ नहीं होती है, उतना दुख नहीं होता। लेकिन जब आप इंटरनल सिक्योरिटी में होते हो पीस टाइम में, तो आपके अपने ही लोग होते हैं, आपके अपने ही पर्सन होते हैं। उस समय में आपके पास जिम्मेदारियां भी अधिक होती है, नैतिकता का भी बोध अधिक होता है कि आखिर ये जो भी लोग हैं शायद रास्ते से भटके हुए हैं, तो उन्हें हमें रास्ते पे लाना है। तो बहुत बार क्या होता है, अब कोई आपके ऊपर फायर कर रहा है तो आपके ऊपर नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, अब आप फायर करोगे, उसमें से उसकी किलिंग हो जाती है, उसका डेथ हो जाता है, आपके पास डायलेमा नहीं है। आप उस सिचुएशन में आपको रिएक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल वो ऐसे ही प्रश्न देंगे ना जहां दुविधा हो, जहां डायलेमा हो। अब मान के चलो कि यदि उन्होंने एक सिंपल सा केस दिया कि आप गढ़चिरौली में पोस्टेड हो, कुछ जो मिस्क्रिएंट्स हैं वो आए और आपके कैंप पे फायर करने लगे, तो आपके पास यहाँ डायलेमा है ही नहीं है। जो भी फायर कर रहा है, भले वो देश का कोई बहुत जिम्मेदार नागरिक हो, और या फिर वो आपका सीनियर ही रह चुका हो, या पहले जैसे देखोगे कि बहुत बार ऐसे हुए हैं ना कि इंडियन आर्मी के हैं जो सीनियर ऑफिसर हैं, वही इंडियन आर्मी से फाइट कर रहे हैं। आपने गोल्डन टेम्पल में देखा कुछ ऐसी चीज सिचुएशन। तो कोई भी वो है आया आपके कैंप पे फायर करने लगा, अब आपके पास कोई डायलेमा ही नहीं है, वहां सिचुएशन में कोई दुविधा नहीं है, आप सीधा उनको काउंटर करोगे। यदि किसी ने आपके ऊपर ऐसे ही फायर किया या कुछ ऐसी सिचुएशन आया, तो आपके साथ डायलेमा नहीं है, आप जवाबी कार्रवाई करोगे। अब ये नहीं है कि वो बर्स्ट फायर करने लगे उसके बाद बोलोगे भैया क्या कर रहे हो, मजाक क्या कर रहे हो, किसी को लगा जाएगा गोली। ये वहां उस समय ये सिचुएशन नहीं होता है। हाँ, सिचुएशन तब होता है जब आपने दूर देखा किसी आदमी को, दूर से देखा, अब शायद वो वेपन लिए हुए है। अब डायलेमा यहां आता है कि कोई भी वेपन लिए हुए है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है माओइस्ट ही है या वो आपके ऊपर अटैक ही करने आ रहा। हो सकता है वो जो है वो पर्सन कौन है, वो हो सकता है कि दूसरे यूनिट के हों। जैसे आप कुछ किसी एरिया में एन नंबर ऑफ एजेंसीज वर्क कर रहे होते हैं। अब उसमें से क्या है, मान के चलो कि आप बीएसएफ में हो, तो बीएसएफ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे ही है, बीएसएफ और भी जगहों पे है। तो मान के चलो कि माओइस्ट एरिया में ही या कहीं भी आप ऐसी सिचुएशन में गए, तो वहाँ आपके वो हैं कुछ बीएसएफ भी है, सीआईएसएफ भी सपोज है, कुछ यूनिट हैं, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी के भी कुछ हैं, कुछ आर्म फोर्सेस के भी हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी के भी कुछ लोग हैं वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कुछ एयरफोर्स के भी सपोज ये वर्क कर रहे हैं। अब तो आप ये नहीं कह सकते हो ना कि वो कौन है, या फिर एक वहां का जिम्मेदार नागरिक भी हो सकता है जिसको सरकार ने विद प्रॉपर लॉ लॉ को फॉलो करते हुए वेपन उसको लाइसेंस इशू किया है। तो वो कोई भी पर्सन हो सकता है। अब वो जा रहा है दूर से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंडिस्क्रिमिनेटली फायर कर दोगे। या फिर कोई सपोज माओइस्ट है, दो माओइस्ट है या पांच माओइस्ट है। अब कुछ ग्रामीणों को उन्होंने बंधक बनाए हुए हैं, वो कुछ ग्रामीण हैं उनको वो बंधक बनाए हुए हैं। अब फाइव, सपोज हम थोड़ी देर के लिए मान ले कि उसमें से फाइव हैं, फाइव मिसक्रिएंट्स हैं, वो उनको बंधक बनाए हुए हैं, और वो एक तरह से आपको चैलेंज कर रहे हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस ये कर रहे हैं। अब फाइव मेन है, फाइव मीन्स माओइस्ट हैं, और वो बंधक सपोज 10 को बनाए हुए हैं, उसमें कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, और कुछ एडल्ट भी हैं। अब आप ऐसे ही इनडिस्क्रिमिनेट फायर कर देते हो, तो ये पांच शायद मर जाएंगे, पांच के पांच मर जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि आपके 10 लोग मारे जाएंगे जो कि निर्दोष हैं, जो इनोसेंट हैं, जिनका वो मजबूरी है कि उनके पास फंसे हुए हैं। अच्छा, एक तरह से कह सकते हो कि ये जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो ये एंटी सोशल एलिमेंट हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, उन्होंने ह्यूमन शील्ड की तरह इनको यूज किया है कि ये देख लो, फायर करना है तो करो। वो मूवी वगैरह में देखे हो ना कि वो चक्कू
ये करते हैं कि ठीक है भाई मुझे मारो, उसके बाद तो अपने बच्चे से हाथ धो लोगे, या बच्चे को लटका दिया कहीं, या उसको आरा मशीन के पास रख दिया है, शॉ मशीन के पास, या फिर कुछ और है, बिजली के तार और ये सब, या बॉम्ब लगा दिया है उसमें। ऐसी सिचुएशन आपने एन नंबर ऑफ टाइम मूवीज में देखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन, उस टाइम आपको क्या करना है? या फिर ऐसे इसको समझो, कुछ आप सर्च एंड ये आप कैसो शैडो होता है आपका, ओके, तो कोऑर्डिनेट एंड सर्च ऑपरेशन कैसो होता है, CASO, कोऑर्डिनेट एंड सर्च ऑपरेशन, या ये शैडो होता है सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन। सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन या कैसो शैडो कुछ भी हो रहा है, अब उसमें से आप गए, आप यूनिट के कमांडर हैं, आप एज असिस्टेंट कमांडेंट गए हैं, अब कुछ घर का सर्च किया जा रहा है, ओके, तो उस सर्च करने के ड्यूरेशन में आपका एक जो जबान है, एक या कह सकते हो सब इंस्पेक्टर है, या जो भी है आपसे नीचे का, या हो सकता है आपसे इमीडिएट सीनियर हो, वो किसी फीमेल के साथ मोलेस्टेशन करता है, वो गलत करता है। अब ऑपरेशन के ड्यूरेशन में आपसे जो भी उस ढंग का सिचुएशन या नंबर ऑफ सिचुएशन बनाया जा सकता है, उसके बाद आपका क्या स्टेप होगा, ये आपके पास डायलेमा है कि यदि सपोज जूनियर है, तो शायद आपके पास थोड़ा कम हेजिटेशन, चल ठीक है ये गलत हुआ, इसको निपटा दें, मतलब निपटा दें इन द सेंस है कि इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे प्रॉपर तरीका से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी समय आपका कोई सीनियर हो, जैसे आपने टैंगो चार्ली मूवी शायद देखा होगा, टैंगो चार्ली मूवी में सेम सिचुएशन जो आता है, एक तरह से जो बॉबी देओल होता है, तो बॉबी देओल उसमें से अजय देवगन होता है, तो अजय देवगन एक्चुअली उनका कमांडर है। फिर एक बॉबी देओल है, तो बॉबी देओल काफी जूनियर है। अब उसमें से एक राम सिंह है, तो वो एक तरह से एक जो लेडी माओइस्ट है उसके साथ वो पहले ये लोग सोचते हैं कि वो मेल ही है, लेकिन जब पता चलता है कि अच्छा फीमेल है, तो उसके साथ वो गलत करने लगता है, तो बॉबी देओल उसको एक्चुअली में किल कर देता है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ ये सिचुएशन नहीं करोगे, और ये ना हो सकता है आप रेज में, आप गुस्से में, शायद आप बॉबी देओल ने जो किया हो सकता है आप ये कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली है इंटरव्यू बोर्ड में वो सिचुएशन नहीं आपको देंगे, या वो सिचुएशन ऐसा आता भी है आपको ये उस ढंग से नहीं करना है कि सर मैं तो मार दूंगा अपने सीनियर को, या नो FIR, नो अरेस्ट, नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। बॉबी देओल का ही एक मूवी है वो, क्रांति शायद या कुछ है, न्यू वाला क्रांति जो या कुछ ऐसा है उसमें, तो वो नहीं करोगे, नो FIR, नो अरेस्ट, नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट, वो नहीं करोगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन आती है तो आपका सीनियर हो जूनियर हो, भले आप हो सकता है उस ड्यूरेशन में जब जाओगे, आप ऑपरेशन में जाओगे, जब आप जॉब में होगे, तो शायद आप कोई एक्शन ना लो अपने सीनियर के प्रति, लेकिन जब आप रिप्लाई करोगे, जब आप केस को ये रिप्लाई करोगे, जब सिचुएशन को रिप्लाई करोगे, तो आपको यही बोलना है कि यस हम ऐसी सिचुएशन में ऐसा एक्शन लेंगे, हम ये चीज को करेंगे। तो ये बहुत सारे सिचुएशन आते हैं, तो डायलेमा में आते हैं, तो कुछ चीजों को, बेसिक चीज को हमेशा ध्यान रखना है। बेसिक वो क्या है कि कोई भी सिचुएशन आता है, सबसे पहले जो हमारा लॉ ऑफ द लैंड है, एक तरह से लॉ ऑफ द लैंड, वो जो आपके प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, जो आपको गाइडलाइंस दिए गए हैं, जो लॉ आपको बताए गए हैं कि ये फॉलो करना है, उसको आप सबसे पहले फॉलो करोगे, सीधी सी बात है, ये आपका ड्यूटी होता है। अब कुछ टाइम यहां सिचुएशन आ जाता है कि रूल्स ये है कि आपको अपने कमांडिंग ऑफिसर की बात माननी है, लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशन देंगे कि कमांडिंग ऑफिसर आपको आपकी पूरी कंसाइंस कहती है, आपका पूरा, वो भी लॉ ऑफ द लैंड से ऊपर नहीं है। कोई भी इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। तो यदि आपके कमांडिंग ऑफिसर को आपका बात मानना है, लेकिन वो लॉ ऑफ द लैंड जो है, वो प्रॉपर जो है, वो सबसे ऊपर है। यदि आपको लगता है, आप पूरी तरह से डिटरमिन्ड हो कि हमारा कमांडिंग ऑफिसर जो भी कह रहा है वो टोटली गलत है, वो टोटली रॉन्ग है, टोटली ह्यूमन राइट वायलेशंस है, इसके करने से न सिर्फ हमारे यूनिट के लिए खतरा है, बल्कि हमारे गरिमा, हमारे जब बोलते हो तो हमारे यूनिट, हमारे देश, हमारे राज्य, हमारी फोर्स के गरिमा के खिलाफ है, तो आप उस समय जो है कमांडिंग ऑफिसर के अगेंस्ट भी जा सकते हो। लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज नॉर्मल जो है आप अपने कमांडिंग ऑफिसर की बात मानोगे, आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करोगे, आप ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं करोगे, ठीक है, वो चीज नहीं करोगे। फिर उसके बाद जो है आपकी जिम्मेदारी है
कि अपने लोगों का, जो आपके यूनिट के पीपल हैं, उनको आप बचाओ। उनको बचाना भी जिम्मेदारी है। जैसे एक सिचुएशन ऐसा लो बीच में कि आप 20 पीपल को लेकर के जा रहे हो, आपके यूनिट में 20 पीपल हैं, सामने 50 माओइस्ट हैं, और 50 माओइस्ट जो हैं वो, उनकी स्थिति जो है, वो उनका जो लोकेशन है, वो उनका जो प्लेस है, वो बेटर कंडीशन में है। उस समय यदि आप कोई एक्शन लेते हैं तो शायद आप सारे के सारे की कैजुअलिटी हो, सारे के सारे का डेथ हो सकता है। उस कंडीशन में हम अपने लोगों की जान बचाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि क्या हमें रीइंफोर्समेंट मिल सकता है कितनी जल्दी। जो, हाँ, हम सारी स्थिति से अपने यूनिट को, जो हमारे ऊपर हैं, जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर हैं, उनको हम इन्फॉर्म करेंगे, या आसपास जहां से भी हमें सपोर्ट मिल सकता है वहां हम कोशिश करेंगे। यदि हमें सपोर्ट मिलता है तो हम शायद वेट करेंगे, या हमको जैसे कभी कभी होता है कि विद इन 20 मिनट्स हमें जो है रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा। सपोज कोई ऐसे मान के चलो आप अपने एरिया में हो, उस एरिया में हैवी गैदरिंग ऑफ फोर्सेस है, और आपको विद इन 20 मिनट्स जो है प्रॉपर जितना सपोर्ट चाहिए एक तरह से मिल सकता है। तो ऐसे केस में आप इंगेज कर सकते हो। लेकिन यदि आपकी स्थिति खराब है तो आप 20 हो, 50 को बुरी स्थिति में हो कि शायद आपके साथ कैजुअलिटी हो सकती है, तो आप वो सिचुएशन नहीं करोगे, वो कभी भी ऐसा नहीं करोगे। ये उसमें नहीं होता है कि ये भाग गए, वो चाइना गेट टाइप वाले नहीं है सिचुएशन है कि भगोड़े और कहलाओगे, नहीं। यहाँ अपने पर्सन्स की जान बचाना भी, एक जो ऑफिसर होता है, एक जो जवान होता है, एक जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर होता है, उसके ट्रेनिंग से लेकर के हर चीज में बहुत खर्च है। दूसरी बात है, जान किसी का भी बहुत कीमती है, आप उसे रिकवर नहीं कर सकते हो। शायद उसके ट्रेनिंग में जो कॉस्ट हुआ है, उसके ऊपर जो उसको प्रिपेयर करने में जो कॉस्ट हुआ है, वो इतने बड़े कंट्री के लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन वो एक पर्सन का लाइफ आप रिकवर नहीं कर सकते हो, तो आप अपने आदमियों का जो जान है उसको बचाने की कोशिश करोगे। तो ये कुछ चीजें हैं, बेसिक्स हैं, इसको आपको फॉलो करना चाहिए, इन चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत होती है। इसमें से कुछ जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उसमें कुछ और हम लिंक आपको दे देंगे, उसमें एसआरटी के बारे में कुछ और चीजें हैं होंगी, और जो कुछ सिचुएशंस हैं उस सिचुएशन में आपके क्या रिस्पॉन्स हो सकते हैं और एक्चुअल में क्या होने चाहिए। कुछ जो एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो कुछ को हमने ऑलरेडी प्रेजेंट किया हुआ है, उसके लिंक ऑब्वियसली आपको इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ और जो है हम आगे सिनेरियो सिचुएशंस ऑब्वियसली है सारी चीज़ों को, कुछ जो है वो पेड ग्रुप वाले में उनका प्राइवेट होता है, कुछ जो है जैसे मैं ये वीडियो जो है ओपन में दे रहा हूँ, तो कुछ जो है ओपन में आपको मिलता है, कुछ जो है वो जो पेड प्रोग्राम ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए होता है। किसी को भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है, या आप इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए पेड प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू।